हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम अपनी क्लास सारी थ्योरी कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट था मैम एमसीक्यू भी कराइए, घटना चक्र से थ्योरी भी कराइए। तो मैं अब थ्योरी भी स्टार्ट की है, एमसीक्यू भी अभी एग्ज़ाम आने में तो टाइम है आपका। एमसीक्यू जो उसके हैं घटना चक्र में वो भी करा दूंगी। उसमें जो थ्योरी दे रखी है मैंने उसके खुद से घटना चक्र से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि उसमें बहुत डीप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी दे रखी थी, वो अपने काम की नहीं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको लिख के, इसलिए मैंने बोला था मैं आपकी सारी क्लासेस दूंगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है ना। तो हम वो वाली अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उसमें आपके सारे टॉपिक कवर कर दिए थे, वैसे काफ़ी हो गई थी बाल मनोविज्ञान की, कंप्लीट हो गए थे अधिकतर सारे एमसीक्यू में, और भी उसके जो भी एमसीक्यू होंगे वो करा दूंगी। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं आपके? व्यक्तित्व विभिन्नता, अधिगम के सिद्धांत एवं शिक्षा में इनका प्रभावी उपयोग, विकास का प्रभावित करने वाले कारक, दिव्यांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध, पढ़ने के लिए वातावरण का सर्जन, अधिगम की तत्परता का विकास। तो ये आपके टॉपिक हैं टोटल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आप अपना व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है। तो सबसे पहले है व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो क्या होती है व्यक्तित्व विभिन्नता को अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि इसके जनक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने दुनिया में पहली बार बुद्धि के अध्ययन की शुरुआत की। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले बुद्धि के अध्ययन की शुरुआत किसने की? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। तथा ये बताया गया कि दुनिया में कोई भी दो लोग बुद्धि में बराबर नहीं हो सकते। ये भी आपको पता है कि कोई दो लोगों की बुद्धि सेम नहीं हो सकती। एक ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक कम इंटेलिजेंट है ना। एक एकदम से आंसर दे देता है, एक थोड़ा सोच के देता है, एक बिल्कुल नहीं देता। तो सबका स्तर बुद्धि का अलग अलग होता है। तो यही इन्होंने बताया है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। इन्होंने हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक भी लिखी है, इनकी पुस्तक पूछी जाती है। तो ये पुस्तक आपकी इम्पोर्टेंट है। क्या चाहे वो, मतलब ये नहीं है कि जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि सेम होगी, उनकी भी अलग अलग होगी। ठीक है ना। और ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, दूसरा क्या, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है? अब देखो व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है। दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, जैसे अभी हमें देखा। इनमें कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इन्हीं अंतरों को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। जो इनमें शारीरिक हो विभिन्नता, जैसे जुड़वा बच्चे हैं तो वो शरीर में तो अलग अलग होंगे ना, कि कोई पतला है कोई मोटा है, उनकी बुद्धि भी अलग होगी, है ना। तो किसी भी टाइप से अलग वो अलग अलग हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? व्यक्तित्व विभिन्नता कहेंगे। नेक्स्ट है परिभाषाएं। क्या क्या परिभाषाएं इसकी? स्किनर की देखो। अब ये इम्पोर्टेंट है कि किसने कौन सी भाषा परिभाषाएं दी हैं। आपको परिभाषा दे देंगे ये कंप्लीट, और ये पूछेंगे ये किसने दी है। ठीक है ना। तो क्या है स्किनर के द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नता की क्या डेफिनेशन है? व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। वो किसने कही है? स्किनर ने। नेक्स्ट है जेम्स ड्राइवर। एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो भी भिन्नताएं रखता है उसे ही व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। तो ये हो गई जेम्स ड्राइवर के अनुसार जो भिन्नता रखता है। नेक्स्ट है टाइलर। शरीर के आकार व स्वरूप तथा गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि एवं ज्ञान रुचि अभिवृत्ति एवं व्यक्ति संबंधी विभिन्नताओं को मापने की प्रक्रिया सिद्ध हो चुकी है। तो टाइलर ने ये चीज बोली है। नेक्स्ट है टाइलर ही। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। आप एक में दूसरे में अंतर साफ देख सकते हो, तो वही बोला है इसने। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं पूछ सकते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? गाल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नता को 4 भागों में बांटा है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि गाल्टन के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता कितने टाइप की होती है? तो कितने टाइप की है? 4। कौन कौन सी? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता। एक अलग दे देंगे, कह देंगे कौन सी नहीं है, या एक दे देंगे, कह देंगे कि कौन सी है। तो इस टाइप से शारीरिक में कैसा हो सकता है? दुबला हो सकता है आदमी, पतला मोटा नाटा,
मानसिक में कम बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, बुद्धू। संवेगात्मक विभिन्नता में क्रोधी, शर्मीला, चिड़चिड़ा, है ना, प्यार भरा, तो कुछ भी हो सकता है। व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता में खुली विचारधारा, सामाजिकता, एकांत आदि। जो चुपचाप रहे या बहुत बोले, तो इस टाइप से हो सकते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम व्यक्तित्व विभिन्नता का कंप्लीट टॉपिक करेंगे। ओके, तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं कि अगर आप सीडीपी की बिल्कुल सारी क्लासेस बिल्कुल ऐसी ही डीपली टॉपिक वाइज चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स की इसी टाइप से, पहले थ्योरी की, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का पता नहीं, क्योंकि बच्चे अभी तो बीटीसी बीआईडी हो रहा है, स्टे लग गया है, तो अभी कुछ नहीं पता। तो पहले आप पूरी अपनी थ्योरी क्लियर कर लो, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग। अब इसका शिक्षा में कैसे उपयोग है, तो कैसे है, यह कोई अभिशाप नहीं अपितु वरदान है। कि अलग अलग हम में जो भी है, ये नहीं कि अभिशाप है कोई, तो ये एक वरदान ही है, क्योंकि एक जैसे लोग नहीं हो सकते। तो कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता ही एक उचित कक्षा का सूचक है। ठीक है ना, अलग अलग उसमें जब बच्चे होंगे तो वही अच्छी कक्षा होगी, क्योंकि एक बच्चे से दूसरा बच्चा कुछ सीखेगा अगर उसकी अच्छी आदत है। तो व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किस तरह की कक्षा बनाई जा सकती हैं, तो कैसी होती है, बहुउद्देशीय विद्यालय। क्योंकि सभी बालक एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पसंद नहीं करते, इसलिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विकल्प मौजूद होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने पसंद का विषय चुन सके। आपको पता है आजकल की फ्रेंच ले लो, जापानीज, संस्कृत, ऐसे भाषाओं में से कुछ सिलेक्ट करने लगे हैं। तो ये कहा है कि सबका इंटरेस्ट एक में नहीं है, तो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, जो बच्चे अपने मनपसंद विषय ले लें, और जब उनका मनपसंद होगा तो उन्हें पढ़ने में भी रुचि होगी, तो वह इंटरेस्ट के साथ उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कम संख्या की कक्षा। अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो विभिन्नता भी अधिक होगी। ऐसे में एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के संपर्क में नहीं आ पाएगा, इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखनी चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्रों के अंतर में पर आधारित शिक्षा दी जा सके। तो आपको भी पता है, अगर एक ही कक्षा में हम 50-50 बच्चे भर लेते हैं, तो टीचर पूरी कक्षा पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और ना वो उनके संपर्क में होगा, कभी किसी को देख रहा है कभी किसी को, तो उनके बारे में उसे अच्छे से पता नहीं चलेगा, और ना टीचर और स्टूडेंट में समायोजन बनेगा। तो इसलिए कम संख्या ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन की एक समान विधि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होगी, इसलिए विद्यार्थियों में पाए जाने वाले अंतरों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करें। जैसे एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी का मूल्यांकन लिखित प्रश्न पत्र के बजाय ब्रेन लिपि की सहायता से करें। मतलब आपको लिखने की जगह उसके मौखिक या ब्रेन लिपि इनकी द्वारा उनका मूल्यांकन, मतलब उनसे एग्ज़ाम लेना, कंडक्ट कराना, उनका इंटरव्यू, उनसे क्वेश्चन पूछना कि उन्हें कितना आता है, तो वो चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट है गृह कार्य। कक्षा के सभी छात्रों को एक समान कार्य देना सही नहीं है, इसलिए गृह कार्य देते समय छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक अंतरों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। मंदबुद्धि बालक को आसान एवं प्रतिभाशाली बालक को कठिन कार्य दिया जाए। इसका मतलब है ये नहीं है कि सबको एक साथ दे दें, कि आसान वर्क दे दें, कि जो बच्चे नहीं कर सकते, बुद्धू हैं, तो सबको आसान, क्योंकि जो तेज बच्चे हैं वो तो ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग देना चाहिए। और जो कम बुद्धि वाले हैं कि उन्हें ये नहीं कि कठिन दे दो, कि जो उन्हें करना ही ना है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण। सरकार द्वारा आयोजित होने वाले व्यावसायिक परीक्षण में भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का विकल्प होना चाहिए, लोग अपनी पसंद का प्रशिक्षण का चुनाव कर सकें। मतलब जो अलग अलग टाइप से होने चाहिए, जो लोग अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकें, क्योंकि जब उनमें इंटरेस्ट होगा तो वैसे अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है मानसिक वर्गीकरण। शिक्षक को कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय वह यह जान लेना चाहिए कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर जैसा नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, इसलिए पढ़ाते समय एक ऐसी शैली अपनानी चाहिए जिसके द्वारा कक्षा में मौजूद व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि दुनिया के 2 विद्यार्थी एक जैसे नहीं हैं। इसका मीनिंग है कि आप पढ़ा रहे हो, ये नहीं ध्यान में रख रहे कि उस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बस पढ़ाते जा रहे हो कि सब होशियार हैं, तो इसलिए सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसको ध्यान में रखकर ही हमें सब काम करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका
रुचि, अब इंटरेस्ट कितना है, विद्यार्थियों की रुचियां अलग अलग होती है, इसलिए उनकी पसंद के विषय भी अलग अलग होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स की सबकी इंटरेस्ट है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। तो ये कहा गया है कि उनके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें सब्जेक्ट मिलने चाहिए। उससे क्या होगा कि उन्हें जब अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिलेगा तो वो उसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर ला सकेंगे और अच्छे से उसको सीख सकेंगे। अगर बुद्धि वाला बालक भी होगा तो वो भी उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, नहीं तो उसे कुछ भी दे दो कोई उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है तार्किक बिंदु। अब इसके तार्किक बिंदु, एंड के बिंदु क्या है? समान शब्द से बचे क्योंकि समानता व्यक्तित्व विभिन्नता के खिलाफ है। एक समाज शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षा, मूल्यांकन सामग्री आदि व्यक्तित्व विभिन्नता के खिलाफ है, अतः प्रश्नों के झांसों में ना आए। तो ये चीजें भिन्नता के खिलाफ हैं, इसलिए ऐसे विकल्प का चयन करें, इसलिए ऐसे विकल्प का चयन करें जिसमें व्यक्तित्व विभिन्नता का सम्मान किया गया हो, जैसे विविध प्रकार के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। तो इस टाइप से लेना चाहिए जहाँ पे हमें व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखकर ही सारे काम हो रहे हों, उसी चीज का हमें चयन करना चाहिए। तो ये थे आज आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का जो टॉपिक है उसका पूरा, कि कैसे क्या क्या होने चाहिए, उसमें मुख्य बिंदु क्या हैं, किस टाइप से बच्चे होते हैं, क्या होती है, किसने दिया है और इसकी बुक किसने लिखी है। तो इस टाइप से आपके इसका व्यक्तित्व विभिन्नता का ये टॉपिक कवर होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? व्यक्तित्व विभिन्नता का टॉपिक। तो ये आपका CDP का आज से क्लास स्टार्ट हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, आपको इससे रिगार्डिंग आगे क्लास चाहिए या नहीं। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी और क्लासेस भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनको क्लासेस को भी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी टाइप से बिल्कुल आपको इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने कोर्स इतने महंगे महंगे बेच रहे हैं ऑनलाइन, वो भी यही कराते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं आप अपने इतने पैसे वेस्ट करो जब यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।